बोल भगवान परशुराम जी महाराज के, बोल भगवान परशुराम महाराज के, दादा लक्ष्मी जी के, दादा लक्ष्मी जी के। आज ये पवित्र नगरी, कर्ण जी की नगरी, और ठीक संबंध जोड़ा है हमारे केंद्र सरकार से। हमारे राज्य मंत्री फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मंत्री पर्यावरण वन जलवायु राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी ने कि जहां इनका जन्म हुआ वो कर्ण जी की भूमि है और ये कर्ण जी का बसाया हुआ नगर है करनाल। तो इस नाते से मैं सबसे पहले हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुझारू प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, हमारे महंत जी 1008 महंत श्री श्री कालिदास जी परमहंस जी चले गए, अभी उनको जाना था गुजरात, मुझे कह करके गए हैं, लेकिन उन्होंने भी हमारे मंच की शोभा बढ़ाई, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में सभी हमारे नेता, श्री मूलचंद जी शर्मा हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री, हमारे यहाँ के उपस्थित सभी सांसदगण, श्री संजय भाटिया जी, श्री रमेश कौशिक जी, श्री अरविंद शर्मा जी, जनरल डीपी वत्स जी, श्री कार्तिकेय शर्मा जी, पूर्व मंत्री हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री रामविलास शर्मा जी। मित्रों, नाम बहुत हैं, अगर लूंगा तो इसी में समय जाएगा, समय बहुत हो गया है। उपस्थित सभी हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी ब्राह्मण संस्थाओं के पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों और साथी कलाकार बंधुओं, मैं आपका अपनी विशेष भूमिका से स्वागत करना चाहता हूं। और वो विशेष भूमिका है, मैं करनाल से विधायक हूं, करनाल के जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरे प्रदेश से आए हुए सप्तऋषियों के वंशज का मैं सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, जब इस प्रकार का कार्यक्रम होता है और जब मुख्य वक्ता से पहले दर्जनों वक्ता बोल जाते हैं तो सबसे बड़ी कठिनाई मुख्य वक्ता के सामने ये होती है कि क्या बात कही जाए, क्या न कही जाए, क्योंकि जितना मसाला कहने वाला है वो हमारे सारे पूर्व के वक्ताओं ने ये कह दिया होता है। अब उसमें से दोहराऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ बातों का उल्लेख मैं जरूर करना चाहूंगा। मेरा सौभाग्य है कि आज भगवान परशुराम जी का यादगार दिवस, जो बताया जा रहा है कि हरियाणा बनने के बाद इस प्रकार का कार्यक्रम कभी प्रदेश में नहीं हुआ। ठीक कहा डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने कि छोटे मोटे कार्यक्रम सब होते रहे हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा ये ना समझे कि इनकी भाषण को मैंने सुना नहीं है, मैंने इनका भाषण भी सुना है, संजय भाटिया जी का भी सुना है, मैंने हर एक वक्ता का भाषण सुना है और इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे 10 साल के लिए मुख्यमंत्री देखने की इच्छा व्यक्त की है। और जहां तक आगे का विषय है, आगे का जहां तक विषय है, अरविंद जी की इच्छा ध्यान में आई, लेकिन मित्रों, भाइयों बहनों, ये सब जनता का कमाल होता है, ये विधायकों का कमाल होता है और ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का हमारा निर्णय होता है। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई व्यक्ति चाह करके भी ऐसा नहीं कहता कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है।
इच्छा रखने में कोई आपत्ति नहीं। जितने विधायक हैं चुनाव लड़ने से पहले भी अपनी इच्छा मन में रख सकते हैं, चुनाव जीतने के बाद तो रखना में कोई आपत्ति नहीं है। जितने सांसद हैं वो भी अपनी इच्छा रख सकते हैं। सांसद अगर मुख्यमंत्री बनता है तो इतना ही है, उसको विधानसभा का दोबारा से चुनाव लड़ना पड़ता है, और जो सांसद अपने 9 विधानसभा में जीत गया तो 1 विधानसभा में तो जीत ही सकता है। तो इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, मेरी सबके प्रति सद्भावना, शुभकामना, सबको आगे बढ़ना है। और खास करके युवा पीढ़ी, जिस ब्राह्मण समाज के युवा पीढ़ी ने आज इस कार्यक्रम को सफल किया है, हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से जो आज लोग आए हैं, मैं उनका विशेष तौर पर अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि आज का युवा कल को प्रदेश, देश, दुनिया सब में अपना नाम करने वाला है। अपने देश का नाम सब जगह ऊंचा करने का काम हमारा आज का युवा करेगा। तो मैं इस समय पर जो कार्यक्रम है भगवान परशुराम जी के यादगार के दिवस पर, मैं उनको नमन करता हूं, क्योंकि वो भगवान के नाम से इसलिए हम जानते हैं कि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, बहुत विद्वान थे, शस्त्र में भी विद्वान थे, शास्त्र की कला भी उनके पास थी। और अपने विचार के साथ अगर किसी का तालमेल न खाए, अगर किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है तो अन्याय के विरुद्ध अपना हथियार उठाने में उन्होंने कभी भी संकोच नहीं किया। बड़े से बड़ा उन्होंने ऐसा कर्म कर डाला जो आज हमारे लिए आदर्श के रूप में, सिद्धांत के रूप में जिसको हम अपना सकते हैं। तो ऐसे अवसर पर मैं उस महान प्रक्रमी, तेजस्वी और गरीबों के उद्धारक भगवान परशुराम जी को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से नमन करता हूं। भाइयों बहनों, अपनी परंपरा संत समाज की रही है। बहुत महात्मा लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने हमको विचार दिया, शिक्षा दी, संस्कार दिया, रहने सहने की कला सिखाई, एक सुखी जीवन कैसे बने, शांत प्रिय माहौल कैसे रहे, इसके लिए समाज की बुराइयों को दूर करने का काम सबने किया। सरकारें तो अपना विकास के काम में अपना लगी रहती हैं, इतना पैसा यहां से आएगा, इतना यहां चला जाएगा, ये सड़कें बन जाएंगे, स्कूल बन जाएंगे, अस्पताल बन जाएंगे, ये रेलगाड़ी बन जाएगी, ये जहाज बन जाएंगे। लेकिन समाज को एक वातावरण देना, अच्छे विचारों का वातावरण देना, ये संत महापुरुषों का काम होता है। हमने विचार किया कैसे संतों महापुरुषों के भी याद करने के कार्यक्रम, उनकी जयंतियां, उनके प्रकाशोत्सव, ये दिन मनाए जाएं। चाहे फिर वो महर्षि वाल्मीकि जी, गुरु रविदास जी, भगत कबीर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, बंदा बहादुर सिंह जी, महर्षि कश्यप जी, और चाहे भगवान परशुराम जी। हमारे धनखड़ जी कह रहे थे कि आप तो जयंती मनाने वाले एक मुख्यमंत्री के रूप में प्रसिद्ध हो गए हो, क्योंकि अभी 20 तारीख को एक हिसार के अंदर बाबा सूरसेन जी की जयंती का कार्यक्रम भी मुझे रख के बताया कि उसमें भी आना है। इसका हेतु क्या है? हेतु यह है कि महापुरुषों को बार बार याद करने से हमारे जीवन की कुछ कमियां दूर होती हैं, इसलिए हम उनको याद करते हैं। और इस काम में सरकार ने योजना बनाई है कि संत महापुरुष विचार मान सम्मान के जो कार्यक्रम हैं, ये योजना है, इसको हम लगातार करते रहेंगे। इसका अभाव था, इसको हम दूर कर रहे हैं, इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो ब्राह्मण समाज है, भगवान परशुराम जी के चिन्हों पर चलने वाला, बहुत से ऐसे गुण होते हैं व्यक्ति के, उन गुणों को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को एक दिशा देने का काम ये हमारा समाज करता है। और हाँ, अन्याय के साथ लड़ाई का काम भी भगवान परशुराम जी की सोच की देन है। अन्याय सहन नहीं करना है। जीवन के अंदर वर्गों का संघर्ष चलता रहता है, तो अन्याय के प्रति सचेत होकर के उसका मुकाबला करना। आखिर तो हमारे देश की आजादी जब हमने प्राप्त की तो कितने लोगों ने उसके अंदर संघर्ष करके अपने जीवन का बलिदान दिया। वीर सावरकर जी का नाम ले लो, मंगल पांडे के जैसे नाम की बात आई, कितने ही महापुरुष इस काम में आगे रहे। ब्राह्मण समाज के भी वीर जवानों का, बलिदानियों का
बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है, उसमें कोई कमी नहीं रही है। तो मैं समझता हूं ब्राह्मण समाज का दर्जा समाज में एक ऊंचे दर्जे के नाते जो रखा गया है, उस दर्जे को हम सब मेंटेन रखेंगे और उस दिशा में आगे चलते रहेंगे। ज्ञान, धैर्य, उच्च चरित्र, मानव मात्र के कल्याण की जो बात है, ये लगातार हम करते रहेंगे। तो मित्रों, भाइयों, आज भी समाज के अंदर बहुत सी कुरीतियां हैं। इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अगर सबसे आगे आना होगा तो अपने इस समाज को आना होगा। चाहे वो दहेज प्रथा है, चाहे वो भ्रूण हत्या जैसी, ऐसा एक लोगों ने कुछ इस प्रकार से कुछ कुकर्म करते रहे हैं, जिसको सरकार भी सख्ती से और जो लड़ाई लड़ रही है। तो इस प्रकार से हम धर्म की रक्षा करने के लिए सब बुराइयों को हमने मिटाना है। इसी प्रकार से जैसे नशाखोरी, ये नशाखोरी भी जो है, ये बहुत बड़ा एक अभिशाप ये हमारे समाज में लगा है। इस पर भी हमको कमर कसनी है, आगे बढ़ना है। आज जैसा मैंने बताया कि खालसा पंथ की नींव रखते समय और उसमें स्थापना में पहले जो 2 शहादत दी गई थी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, ये ब्राह्मण थे। गुरु तेग बहादुर जी के साथ इन्होंने शहादत दी थी। और आज करनाल वासियों की एक मांग भी मेरे पास आई थी कि क्या भाई मतीदास सतीदास जी के नाम से कोई एक चौक का नाम रखा जा सकता है। तो मैं घोषणा करता हूं कि करनाल में भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी के नाम से जो फुआरा चौक है, मुगल रेंज जहां बात शुरू होती है, वहां एक कुटिया जो निर्मल कुटिया वाली सड़क है, फुआरा चौक का नाम आज से भाई मतीदास सतीदास छिब्बर चौक ये रखा जाएगा। जैसा हम जानते हैं, जैसे मैंने उल्लेख किया दादा लक्ष्मीचंद जी का, दादा लक्ष्मीचंद जी की रागनियों ने हरियाणा के प्रदेश की जनता को कितना उसमें कुरेदा, कितना उनको दिशा देने का काम किया। अभी पिछले दिनों में दादा लक्ष्मीचंद जी की फिल्म आई थी, मैंने स्वयं देखी है। जरा एक बार पूछना चाहता हूं, आप लोगों में से दादा लक्ष्मीचंद जी की फिल्म किस किसने देखी है? जरा हाथ खड़े करो। बहुत लोग अभी नहीं देख पाए हैं, आधे ही लोगों के हाथ खड़े। मेरा निवेदन है आपसे कि दादा लक्ष्मीचंद जी का अभी तो भाग 1 आया है, भाग 1 और भाग 2 दोनों देखने चाहिए। उनकी जीवन से, उनकी रागनियों के माध्यम से हमें बहुत कुछ मिलता है। और हमने तो दादा लक्ष्मीचंद जी को एक मान सम्मान दिया है। हमारी एक यूनिवर्सिटी रोहतक में, विजुअल आर्ट्स की एक यूनिवर्सिटी है, रामविलास जी ने हमें कहा कि इसका नाम दादा लक्ष्मीचंद जी के नाम से, हमने उसी समय स्वीकार किया, रामविलास जी उस यूनिवर्सिटी का नाम दादा लक्ष्मीचंद जी के नाम से वो यूनिवर्सिटी अब कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम संतों महापुरुषों के इस काम लगातार इसमें लगे हैं, कर रहे हैं। हमारा इतना ही मानना है कि हम जो समाज के लोग हैं, सर्वस्व समाज को अपना मान करके चले। हम कभी भी विचार न करें कि हमारी एक जाति अलग है। हम सारे समाज को दिशा देने का काम ये ब्राह्मण समाज का है। अगर मैं इतिहास के एक पन्ने पर जाता हूं तो आचार्य चाणक्य को उनके पिताजी ने कौटिल्य का नाम दिया। एक विद्वान अर्थशास्त्री बहुत बड़े हुए। हमारे इतिहास में बहुत सी घटनाएं उनके नाम से आती हैं। एक घटना यह भी है कि उन्होंने, और जब राजा का चयन हो रहा था तो उन्होंने चंद्रगुप्त का नाम लिया। और आपकी जानकारी के लिए मुझे भी बहुत देर में जानकारी मिली कि राजा चंद्रगुप्त अनुसूचित जाति से संबंध रखते थे। यानी आचार्य चाणक्य एक अच्छे व्यक्ति को, जो देश को कुछ न्याय प्रता दे सकता है, उसकी पहचान की किसी जाति से हो तो इसमें जातियों का उल्लेख नहीं होता है। हम पूरे समाज को, मैंने तो 2014 में जब पहला चुनाव करनाल से लड़ा, एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हरियाणा एक है तो सारे हरियाणियों मिलकर के करेंगे, हम जाति पाति के भेदभाव में नहीं चलेंगे। तो इसलिए मित्रों, हमको ये विषय भी ध्यान रखना है। और जहां तक आचार्य चाणक्य की बात है, कभी कभी ये भी आता है कि इनके ऊपर जितना शोध होना चाहिए उतना शोध नहीं हो रहा। तो मैं ये घोषणा और करता हूं कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, उसमें आचार्य चाणक्य के नाम से एक चेयर स्थापित की जाएगी, ताकि उनका जो है पूरे मान सम्मान के साथ उनके किए हुए कामों के ऊपर ध्यान हो और आचार्य चाणक्य के बारे में पूरी खोजबीन करके और समाज को हम दिशा
दे सकें। मित्रों, भाइयों बहनों, बहुत से ऐसे समाज के जो आप काम करते हैं, सरकार भी ऐसे ही काम करती है। खास करके अगर मैं कहूं तो ये जो गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं हमने बनाई हैं। ई गवर्नेंस हमने शुरू किया है, हमने परिवार पहचान पत्र शुरू किया है। गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ हैं, लेकिन पहले सरकार के जो नियम थे उसके कारण से केवल 9.5 लाख परिवार उसमें आते थे। हमने उस लेवल को थोड़ा आगे बढ़ाकर अब उसके अंदर 28,89,000 परिवारों को उसमें शामिल किया है कि वो गरीबी रेखा के नीचे आएंगे, उनको हर प्रकार का लाभ दिया जाएगा। और जब हर प्रकार के लाभ की बात आती है तो गरीब कौन है कौन नहीं है, इसका जैसे उल्लेख हो रहा था कि हमारा बोर्ड उसका एक प्रकार से पहचान करेगा। अब वो जमाना अलग हो गया, क्योंकि आज आईटी के माध्यम से हम सब घर घर की जानकारी रखते हैं। आज हमको पता है किस जाति में किस आय के कितने लोग हैं। आय के हिसाब से, भैया ढोल बंद कराओ जरा, तो ये आय के हिसाब से, गरीबी तो आय के हिसाब से ही होती है। तो हमने 1,20,000 की बजाय 1,80,000 तक भी जो परिवार आ जाएंगे उनको गरीबों का सब लाभ मिलेगा। उनको कोई फीस स्कूलों में नहीं देनी पड़ेगी। उनको इलाज के लिए जो 5 लाख रुपए का बीमा है, केंद्र सरकार ने तो 15 लाख लोगों का किया है, हमने उसके अंतर्गत अब 28,89,000 अर्थात 14 लाख परिवार उसके अंदर बढ़ा दिए हैं। अगले 1 महीने के अंदर सभी परिवारों को गोल्डन कार्ड 5 लाख रुपए का मिल जाएगा, ताकि इलाज के ऊपर किसी का खर्च ना हो। तो इतनी बारीकी से हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए मित्रों भाइयों, वो जमाना चला गया कि जो कुछ लोगों के जिम्मे हम लगाते हैं और वो उसकी गरीबी में से निकालते हैं। हाँ, एक विषय जरूर मुझे ध्यान में आता है कि हमारे जो पुजारी हैं, हमारे जो पुरोहित हैं, इनकी आज जो दशा है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। हमारे मंदिरों में पूजा करते हैं, पुरोहित घरों में जाकर के परिवार कल्याण के लिए यज्ञ कराते हैं, बाकी सब कराते हैं। तो मैं आज एक घोषणा करता हूं कि पुजारी और पुजारी पुरोहित के कल्याण बोर्ड की मैं घोषणा करता हूं, ताकि इन सबको उचित मानधन मिले। और उसमें भी इनका जो काम है, एक पुजारी को कुशल वर्कफोर्स, एक कुशलता के नाते, जैसे अलग अलग पे स्केल होते हैं, तो एक कुशलता के आधार पर इनका मिनिमम वेजेस, न्यूनतम आय, इसको फिक्स किया जाएगा, ताकि इससे नीचे किसी पंडित पुजारी या जो पुरोहित का काम करने वाले लोग हैं उससे नीचे पैसा न मिले। हम एनफोर्स करेंगे कि इनको वो पैसे का लाभ इनको मिले। एक विषय आया है कि किसी एक संस्था का नाम भगवान परशुराम के नाम से रखा जाए। तो हमने तय किया है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक करनी है, मेडिकल की व्यवस्थाएं ठीक करनी है। पहले तो मेडिकल की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जो हमारा गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज है, हर साल उसको सीटों के लिए सैंक्शन मांगनी पड़ती है। तो आपकी जानकारी के लिए इस साल की 100 बीएमएस की सीटें ये मंजूर करके हमने भेज दी हैं, ताकि 100 बच्चों को और एडमिशन मिल जाए। और साथ ही वहां पर एमएस और एमडी की मांग है। 7 सब्जेक्ट में 5-5 सीटें, 35 एमएस एमडी की सीटें भी हम अपनी ओर से मंजूर करके केंद्र सरकार को भेज रहे हैं, ताकि तुरंत वहां से परमिशन मिले और इस बार का एमएस और एमडी का एडमिशन उन बच्चों को वहां मिल सके। और ऐसा ही एक संस्थान के नाम की जो बात मैं कह रहा था, हमारे मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, लगभग हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। अभी कैथल मेडिकल कॉलेज की नींव ये रखी जा चुकी है, लेकिन नाम नहीं रखा था। हमने तय किया है कि कैथल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज रहेगा। ये भी जानकारी आपको देनी है। मित्रों, सरकार के कामों में जैसा मैंने बताया, हमने अंत्योदय के नाते जो काम किए हैं उसके अंदर व्यवस्था परिवर्तन में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जिनकी इस परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है, इन सब की आय को कैसे 2 लाख से ऊपर किया जाए, इसके लिए सरकार काम कर रही है। लगभग 32,000 परिवारों के लिए सहायता जो मंजूर कर दी है, उनको लोन मिलेगा, बैंक से मिलेगा, नहीं तो उनको नौकरी मिलेगी। ये सारा हम काम कर रहे हैं। और जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है,
उसमें भी बहुत लोग आलोचना कर रहे हैं उसकी कि आय का कौन सा पैरामीटर होता है नंबरों का। हमने कहा नहीं, जो सबसे ज्यादा गरीब है उसको सबसे ज्यादा नंबर देंगे। अगर 1 लाख से नीचे आमदन है तो उसको 50 नंबर देंगे, 1,80,000 है तो उसको 40 देंगे, उसके ऊपर 30, 20 और आखिर में 10 नंबर, ताकि जिसके परिवार में कोई कमाने वाला है ही नहीं, अगर वो योग्यता रखता है तो पहले उसको नौकरी क्यों ना दी जाए। बोलो, गरीब को पहले नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? गरीब को पहले नौकरी मिलनी चाहिए। हम समाज के उस प्रकार के काम कर रहे हैं जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। हमने कहा कि जिसके घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है उसको ज्यादा नहीं तो 5 नंबर अतिरिक्त दे दो, ताकि शायद उन 5 नंबरों के कारण से भी वो आगे बढ़ के आ सके। और आपकी जानकारी के लिए, जितनी सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो केवल इन 5 नंबरों के अतिरिक्त मिलने के कारण से ही आ रहे हैं। 60% लोग ऐसे हैं। तो मित्रों, हम ऐसी बहुत सी योजनाएं, खास करके आयुष्मान का, जैसे मैंने बताया, आयुष्मान भारत के साथ साथ चिरायु भारत एक नई योजना शुरू की है। और ऐसे ही हर व्यक्ति के शरीर का स्वास्थ्य परीक्षण हो, यह योजना भी मैंने बनाई है, जिसका नाम रखा है निरोगी हरियाणा। अब इसमें क्योंकि बहुत सी व्यवस्था करनी पड़ती है, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, CHCs, PHCs, डिस्पेंसरीज, सब जगह उनके परीक्षण की व्यवस्था की जाएगी, ताकि अगले 1 साल के अंदर अंदर जब भी जो जहां जाएगा उसका परीक्षण होगा। 1,25,00,000 लोगों का परीक्षण इस साल के अंदर हो जाएगा, आधी से ज्यादा आबादी, ताकि किसी को कोई बीमारी हो गई प्रारंभ में उसको चेक किया जा सके और उसको इलाज की तरफ आगे बढ़ सके। मित्रों, भाइयों बहनों, नौकरियों के मामले में हमने जो पारदर्शी काम किए हैं उसका सर्व और बहुत बड़ा बोलबाला है। लेकिन हमारे विपक्षी मित्र हैं, उनको कोई मुद्दा तो मिलता नहीं है, नीति बारे में कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के और ऐसी ऐसी बातें उठा के लाएंगे, ये तो जो है, और सरकार फेल हो गई है, इस सरकार को बदल देना, ये करना, वो करना। कहीं भी किसी एक नाली में से पानी मानो निकल रहा है, उसी का फोटो लेके डालेंगे। कभी भी किसी नहर में से छोटी मोटी, अरे हजारों किलोमीटर लंबी नहरें, नालियां, सड़कें ये हैं। अब ये चलने वाला लगातार काम है। सड़क बनी है तो कोई खड्डा होगा ही, लेकिन उस खड्डे की साथ मरम्मत हो जाए। नई सड़कें भी बनेंगी, बरसात के अंदर नहीं बन सकती, सर्दी में भी जनवरी के बाद बनती हैं, ये सबको पता है। लेकिन हर छोटी बड़ी बात में से और बड़े बड़े विषय निकाल के लाएंगे। और आजकल ये सोशल मीडिया का शौक जो लोगों को हो गया है, इसमें तो रोजाना और कुछ नहीं तो रात को मुख्यमंत्री बदल करके सोने की आदत हो गई है। ये मुख्यमंत्री गया, ये गया, कल और दूसरा मुख्यमंत्री आएगा। अरे भाई, आ जाए या ना आ जाए, आपको काम चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री होगा, जो प्रधानमंत्री होगा, वो जनता के हित में काम करेगा। ये हमारी विचारधारा का हिस्सा है, ये हमारी उपलब्धियों का हिस्सा है, ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। व्यक्तियों के हिसाब से कुछ बदलता नहीं है। इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, हम सब काम करने वाले हैं, एक टीम के रूप में काम करने वाले हैं और टीम के रूप में ही निर्णय करते हैं। किसी एक मैनिफेस्टो, किसी एक सोशल मीडिया और बुक क्या बोलते हैं उसको, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ये निर्णय नहीं होते हैं। हाँ, मजे लेने वाले लोग लेते हैं, मजे लेने वाले लोग लेते हैं। और मैं तो कहता हूं भाई, जिस दिन ये करते करते थक जाओ ना, मेरे पास फिर आ जाना, फिर मैं कुछ और बता दूंगा तुम्हारे लिए काम करने के लिए। तो मित्रों, भाइयों बहनों, नीतियों की कोई समीक्षा करता नहीं है। विपक्ष के लोग लगातार कोई ना कोई छोटी छोटी बातों की जो आलोचना करते हैं, और कुछ भी बात न मिले तो छोटे छोटे धरने प्रदर्शन, उनको उकसाने की बात करते हैं। चल 10 लोग धरने पर बैठ जाओ, तुम अपनी मांग बना के लाओ। हम कहते हैं धरने प्रदर्शन के बिना आप हमको आके बता दो। हमारे बहुत तरह के पोर्टल खुल गए हैं, सीएम विंडो, जिसके ऊपर 12 लाख लोगों ने अपनी ग्रीवेंसेस डाली हैं। मैं हर जिले में जा रहा हूं, 500-500, 700 लोगों की बात सुनता हूं, अधिकारी साथ जाते हैं। आपको धरना प्रदर्शन की जरूरत ही क्या है? पहले आके बताओगे, योग्य समय पर समस्या का हल हो जाएगा। समस्याओं का हल करने के लिए बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं। हर दिन किसी एक योजना को पकड़ के इसको हल कैसे करना है, समस्याओं का समाधान, विवादों का समाधान, मेरा खुला चैलेंज है। आप समस्या के लेके आओ, मनोहर लाल का नाम समाधान है। हर चीज का समाधान हमारे पास हम करेंगे, हर चीज का करेंगे।
कोई विकास की बात है, कोई डिमांड है, मांग है, कोई पैसे की कमी नहीं है। 1,77,000 करोड़ रुपए का पिछली बार हमने बजट घोषित किया था और इस बार और आगे बढ़ेगा। ये शोर मचाते हैं कर्जा ज्यादा, कर्जा ज्यादा, कर्जा ज्यादा। अरे भाई, कर्जे के एक सिस्टम है। आपके समय भी 1,00,000 करोड़ रुपया कर्जा हो गया था, अब 8 साल के बाद वो बढ़ेगा ही। कोई भी चीज 7 साल में, 6 साल में, 7 साल में डबल हो जाती है। और फिर हमारे पैरामीटर हैं, हम जो जीएसडीपी का 3% सालाना और टोटल कर्ज 25%, इससे ज्यादा कभी लेते नहीं हैं। हमारे सारे पास पड़ोस के प्रदेश दिवालिया हो गए हैं। उनके पास समय पर तनख्वाहें नहीं देती हैं, समय पर ठेकेदारों की पेमेंट नहीं करते हैं। हाँ, कहीं कोई गलती हो रही हो तो अपने समय में ही, चाहे पुरानी गलती हो चाहे आज के समय की गलती हो, उसको पकड़ने में, उसको दंडित करने में कभी झिझकते नहीं हैं। हमने बड़े बड़े ऐसे लोगों के नाक में कस दी है नकेल कि गलती कर सोचेंगे नहीं। चाहे वो अफसर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो जनता के आदमी हो, कर्मचारी हो, कोई गलती करता हुआ हमको ध्यान में आ जाए, रातों रात उसका बिस्तर बोरी कुंज करते हैं, रातों रात करते हैं। तो मित्रों, ये जो विपक्ष के लोग जो आलोचनाएं करते हैं, इनसे जरा पूछना चाहिए कि तुमने अपने टाइम पर क्या किया था। ऐसी योजनाएं जो आज हम बना रहे हैं, इन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा है। केवल कैसे लूटना खसोटना सरकार का पैसा अपने और अपने चहेतों के जेब में कैसा डाले जाए, इसकी योजना लगातार बनाते थे। हम उससे कोसों दूर है। मित्रों, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जो सहयोग और समर्थन आपने दिया। लेकिन अंतिम वक्ता जो होता है वो खत्म करने से पहले लोग जुड़े रहते हैं, इसलिए कुछ और बातें आएंगी, इंतजार है ना। तो एक बड़ी घोषणा मैं ये कर रहा हूं कि भगवान परशुराम जी का जन्मदिन अक्षय तृतीया ये गजटेड हॉलिडे होगी और ये इस साल से लागू हो जाएगी। इसी प्रकार एक विषय आया है पैरावर की जमीन का। अरे कर रहे हैं, सुन तो लो, सारी सुनोगे कि नहीं? अभी सारी सुनोगे कि नहीं? क्या छुट्टी नहीं चाहिए? छुट्टी नहीं चाहिए? अरे छुट्टी वापस ले लेता हूं मैं अगर नहीं चाहिए तो। अच्छा सुनो, अरे सारी बोल रहा हूं, सारी आखिर तक तो सुनोगे कि नहीं? आखिर तक नहीं सुनोगे? आखिर तक सुनो, बैठो सुनो। इसी प्रकार जो ये पैरावर की जमीन का विषय आया है, पैरावर की जमीन आपको पता है ये झगड़ा आज का नहीं है। ये डिपार्टमेंट और हमारे सामाजिक संस्थान जो भी वहां रोहतक का संस्थान है, उसका झगड़ा ये 2013 में शुरू हुआ था। 13 तक 2 बार इसको एक बार एक्सटेंड किया गया। 2 साल पहले टाइम था, 4 साल तक बिल्डिंग बनी नहीं। फिर उसके बाद इसके ऊपर पैसा वो नहीं भरा गया तो लगातार बढ़ता चला गया और एक नोटिस उसको कैंसिल करने का आ गया। डिपार्टमेंट भी गांव की बजाय शहर का हो गया। एचएसवीपी ने वो जमीन जो है एक्वायर कर ली। एक्वायर करने के बाद उन्होंने भी अपना खर्चा शुरू कर दिया, तो आखिर में ये झगड़ा शुरू हुआ। मैं 2019 में गॉड ब्राह्मण कॉलेज में गया था और उस समय ये सारा विषय समझ में आया। उससे पहले हमको भी बताया नहीं किसी ने, और इस समस्या को हल करने के लिए मैंने हाँ भी की थी। और अगर गॉड ब्राह्मण कॉलेज के संस्था के लोग यहां बैठे हों तो 51 लाख रुपए उसमें दे के भी आया था मैं। बताओ, गॉड ब्राह्मण कॉलेज के लोग बैठे हैं, देखिए आया था ना। और वो 51 लाख आज तक भी खर्च नहीं कर पाए हैं, बैंक में यूं का यूं पड़ा है। और शायद 11 लाख रुपया और भी किसी ने दिया था। रामविलास जी 11 लाख दे के आए, ओम प्रकाश धनखड़ दे के आए। तो हम चाहते हैं कि वो कॉलेज संस्थान आगे बढ़े, लेकिन जब झगड़े होते हैं तो विभाग में से चीजों को ठीक कराने के लिए टाइम लगता है। अब खैर कहानी में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो समस्या का हल हो गया है। वो जमीन पैरावर की गॉड ब्राह्मण कॉलेज को मिलेगी, ये तय है। और एक नई बात बता रहा हूं इसमें, और एक नई बात बता रहा हूं, क्योंकि इस झगड़े में 2009 से ये जमीन
लीज पर ली गई थी, 2042 में खत्म होनी थी। अब चूंकि 13 साल उसमें बीत गया, कुछ हुआ नहीं, बाकी चीजों की भरपाई तो कर लेंगे, 13 साल कैसे उसमें से भरपाई करेंगे? इसके लिए किसी समाज के व्यक्ति के पास जवाब नहीं है। मैं जवाब लेके आया हूं कि अब 2022 से नए सिरे से और 33 साल के लिए 2055 तक इस लीज को रिन्यू किया जाएगा, ताकि ये 13 साल भी जो आपके खराब हुए हैं इसको भी हमने 55 तक कर दिया है। इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी, और कोई पैसा जो आपका पिछला है उसमें जो रेट है आपका लीज का, वो तो जैसा जैसा उसका नियम है वैसा बनेगा, लेकिन कोई उसी प्रकार के जो फाइन लगा है, ब्याज लगा है, पेनल्टी लगी है, वो सारा उसमें माफ कर देंगे। तो इसी प्रकार मित्रों, भगवान परशुराम जी के ऊपर एक मन में यह भी विचार आया है कि उनकी जीवनी पर, उनके चित्र से एक पोस्टल स्टैंप, डाक टिकट ये जारी की जाए। इसके लिए, क्योंकि ये केंद्र का विषय है, हम हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, उनको हम यहां से पत्र लिख करके, और मुझे पूरा भरोसा है उनसे हम जारी कराएंगे, ताकि कभी भी किसी अच्छे मौके के ऊपर और उनकी एक जो है डाक टिकट ये जारी की जाए। जहां तक ईपीबीजी का विषय है, सुनने का विषय सुनिए, आप अलग अलग ना बोलो, एक एक चीज को सुनो। अब ईपीबीजी का मामला क्या था सुनिए। इसमें 10% का आरक्षण उन लोगों के लिए था जिनको बाकी आरक्षण कहीं नहीं मिलता। अब ये योजना पहले यहां बनी थी हरियाणा में, बाद में यही योजना केंद्र सरकार ने बना दी, नाम दूसरा था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS। 10% का जो आरक्षण यहां था वही सेंटर में था। हमने वो सेंटर की जो योजना है उसी को अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए वो 10% का आरक्षण वो जारी रहेगा, ना वो EWS हो या EPBG हो, फर्क नहीं है। अब अंतर रह गया एक कि कुछ लोगों की भर्ती हुई थी, नाम सिलेक्ट हो गए थे, उसमें से आधे से ज्यादा भर्ती को नियुक्ति पत्र मिल गए थे, लेकिन जब ये बीच में चेंज हुआ, केंद्र सरकार ने वो बनाया, उसके बाद कोर्ट ने उसके ऊपर एक थोड़ा डंगा डाला था कि अब इसके बाद EWS में जो भर्ती होंगे वही लागू रहेंगे, बाकी बचे हुए EWS के लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा सकती। लेकिन हमने उसमें अपील कर दी है कि ऐसे जो बचे हुए 400-500 लोग हैं, वो जो EPBG के हैं, उनकी तारीख भी शायद 20-22 तारीख लगी हुई है, हम पुरजोर हाई कोर्ट के अंदर अपने वकील को खड़ा करके इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उन बचे हुए लोगों को भी हम नियुक्ति दिला सकें, उनको नियुक्ति हम दिला सकें। ये हम 20 और 22 तारीख के आसपास इसका निर्णय हम करवाएंगे। अब मित्रों, एक जो विषय रह गया है जिसके बारे में अभी नीचे से आवाज उठ रही थी, और वो विषय है डोलीदार। मुझे पता है ये भी बहुत से लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ये जब डोलीदार का कानून बना था उस समय इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बाद में जब ये कोर्ट में चैलेंज हुआ तो उसके अंदर कई बातें आई, हमने एक अमेंडमेंट उसमें किया ताकि कोर्ट का जो रास्ता साफ कर दें। अब जो साफ हो गया है वो आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर 2 हिस्से हैं। एक प्राइवेट जमीन जो लोगों ने अपने पंडितों को, डोलीदार, भोंडीदार, जो भी कुछ नाम रखे हैं, उनको दी हुई है। एक है जो सरकारी जमीन है, पंचायती जमीन है या नगर पालिकाओं की जमीन है, वो भी उन्होंने दे दी। अब जो एक्ट बना करके केंद्र की भी मोहर उस पर लग गई है, वो अभी कुछ दिन पहले ये फैसला हो गया है कि जो प्राइवेट जमीन है, लगभग 1700 कुछ एकड़ है, जो बहुत गरीब छोटे छोटे परिवारों को और मिली हुई है गांव के अंदर, वो सारी प्राइवेट जमीन का जो डोलीदार का एक्ट है वो फाइनल करके वो जमीन छूट गई, वो उनको दे दी है। जहां तक सरकारी जमीन की बात है, सरकारी जमीन में भी जो ग्रामीण क्षेत्र की जमीन है, जो पंचायतों की जमीन ग्रामीण क्षेत्र की, उसमें भी यदि मकान बनाने के लिए
या खेती करने के लिए थोड़ी जमीन दी जाती है, उसका भी प्रावधान मैंने करना है, पॉलिसी बनानी है। लेकिन उनको परिवारों को भी खेती के लिए और जो मकान के लिए आवश्यक जमीन उसको छोड़ने का एक्ट भी हम बना देंगे, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए लेकिन जहां तक बहुत जिन्होंने धंधे व्यवसाय करने हैं, जिन्होंने करोड़ों की जमीनें वो लेकर के कुछ ने बेच भी दी हैं, कुछ ने बेचने का काम कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा कठिनाई आएगी। और मैं समझता हूं समाज सब बातों को समझता है। कुछ लोगों का तो लालच है, कुछ को अपना घर और अपने परिवार का गुजारा भत्ता करना, गुजारे भत्ते और जो मकान के लिए वो सारी जमीनें छूटेंगी। लेकिन जो बेच करके करोड़ों रुपए का लालच करते हैं वो पहले ही कोर्ट ने बंद किया है, उसके ऊपर कोई रियायत नहीं दी जाएगी, ऐसा इसके अंदर एक निर्णय किया है। जहां तक करनाल की स्थानीय योजनाएं हैं, जैसा मैंने बताया है, अभी एक चौक का नाम फुआरा चौक, जो भाई मतीदास सतीदास छिपड़ चौक, वो हमने रख दिया है। एक जमीन का विषय आया है कि इनको कोई धर्मशाला के लिए जमीन, तो इसमें भगवान परशुराम सेवा सदन के नाम से एक 2000 मीटर का प्लॉट, ये इनको, क्योंकि वो एचएसपी का नियम है, उस नियम के आधार पर अप्लाई करेंगे तो उनको दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 2000 एकड़ का ये प्लॉट, और केवल करनाल में नहीं, और भी जगह पर जहां जहां जरूरत होगी धर्मशाला के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे, तो उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो जो नियम पॉलिसी है उसके हिसाब से ये प्लॉट दिए जाएंगे। इसी प्रकार ये जो भगवान परशुराम जी का चौक है करनाल में, उसका रेनोवेशन करना है, अपडेशन करना है, क्योंकि बहुत पुराने समय से उसका रखरखाव नहीं हुआ, उसका रखरखाव भी किया जाएगा। और भगवान परशुराम चौक से गांधी चौक तक वो जो मार्ग है, जो डॉक्टर कल्पना चावला के कॉलेज के सामने वाला मार्ग है, उसका नाम भगवान परशुराम मार्ग ये भी रख दिया जाएगा, ऐसा भी हमने निर्णय लिया है। एक हमने कहा है कि कोई शहर के अंदर बड़ा कोई पार्क यदि हमको मिलेगा, अभी ढूंढ रहे हैं हमारे लोग, अगर बड़ा पार्क कोई मिलता है तो वहां भगवान परशुराम जी का एक स्टैच्यू ये भी लगवाया जाएगा, ऐसा भी हमने यहां के लोगों को विश्वास दिया है। कुछ धर्मशालाएं हैं यहां करनाल में, कुछ धर्मशालाओं को तो पैसा हमने रिलीज किया है, हमारे पास आ गए थे एप्लीकेशन लेकर के, उनको दिया है, वो मान भी गया कि हमको मिला है। लेकिन 2-3 धर्मशालाएं ऐसी भी हैं जिनको वो मुख्यमंत्री का जो सहायता कोष होता है, जो उसमें डिस्क्रिप्शन कोटा है, वो नहीं मिलता है। तो यहाँ हमारे सुरेंद्र बड़ोता जी और बाकी संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं वो सब मिल करके जिनको नहीं मिला है उनकी लिस्ट मुझे तो क्या देंगे, अपने आप वो इकट्ठा करके और उसमें बांट लेंगे। 31 लाख रुपया उन धर्मशालाओं के लिए, और ये भी घोषित किया जाता है। बात 21 लाख की कही थी, उन्होंने कहा 31 कर दो, हमने कहा 31 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों, ये स्थानीय कुछ योजनाएं, कुछ घोषणाएं ये मैंने की है, और जो बातें आप लोगों ने बताई उसके आधार पर जितनी रमेश कौशिक जी ने एक बात कही थी कि जो काम होने वाले हैं मुख्यमंत्री जरूर करते हैं, लेकिन जो नहीं होने वाले हैं कभी झूठ बोलने का काम मैंने किया नहीं। रास्ता निकालने के लिए समय लग सकता है, लेकिन कोई चीज नहीं होने वाली है तो उसके लिए घोषणा करना ये उचित नहीं होता, वरना एक बार घोषणा होने के बाद फिर पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं सब लोग। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने सब बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, और मैं समझता हूं समाज की चिंता, देश की चिंता, प्रदेश की चिंता आप हमारे साथ मिलकर करेंगे। जो काम आप सब करते हैं वो सरकार करती है, जो सरकार करती है वो आप सब करते हैं, और मिलकर के एक साथ हाथ से हाथ मिला करके और एक तालमेल बैठा के आपस में चले। इस नाते से जो जो डिमांड्स हमारे नेताओं ने, सांसदों ने, चाहे हमारे रामविलास जी शर्मा पूर्व मंत्री हैं, चाहे सांसदों में संजय भाटिया जी हैं, हमारे अरविंद शर्मा जी हैं, डीपी वत्स जी हैं, रमेश कौशिक जी हैं, या अभी जो हमारे साथ जुड़ गए इंडिपेंडेंट इस नाते से बन रही, वो सांसद बने होंगे लेकिन वो पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, इसलिए हमने भी उनको सांसद बनाने में सहयोग किया। कार्तिकेय शर्मा जी हैं, और जो हमारे विधायक और मंत्री हैं, जैसी जैसी उन्होंने सजेशन दिए वो सारे सजेशन के हिसाब से हमने ये सब मांगे मान ली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।